हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉप स्टूडेंट क्लासेस पर। मैं रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस विशिष्ट वीडियो में, जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कवर अप कर रहे थे। आज हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के में एक परिचय के तौर पे सभी वंशों को समझेंगे और दूसरा दास और गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत को हम 2 वीडियोस में कवर अप करेंगे। आज का ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो हम 1 या 2 दिन में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चार्ट को समझने से पहले पहले पीछे का परिचय समझते हैं, क्योंकि जब हम पीछे की वीडियोस से जोड़ के पढ़ेंगे तो हमको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी के जाने के बाद मोहम्मद गौरी जब जाता है तो अपने एक गुलाम जो दास था या फिर सेनापति था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको वो छोड़ जाता है और अपना सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपना साम्राज्य लाहौर में स्थापित करता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से हराया था, तो इसी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक उसका विश्वासी दास था। तो ये अपना सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर चला जाता है। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। अच्छा, ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसलिए भी नहीं माना जाता है क्योंकि ये राजधानी के तौर पे दिल्ली नहीं बनाता है, अपनी राजधानी लाहौर बनाता है। क्या बनाता है? लाहौर। अच्छा, लाहौर का मतलब कोई भी व्यक्ति दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तभी होगा जब अपनी राजधानी दिल्ली बनाएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत नाम ही इसी वजह से पड़ता है, क्योंकि राजधानी जिसकी दिल्ली हो। और सल्तनत का मतलब ये कि जितने भी शासक थे ये खलीफा से एक उपाधि लेकर आते थे, सुल्तान की उपाधि। किसकी? सुल्तान। अच्छा, सुल्तान की उपाधि लेकर आते थे, इसी वजह से वहीं से बना है, सुल्तान से बना है सल्तनत, और दिल्ली राजधानी होती थी, इसी वजह से उसका नाम दिल्ली सल्तनत पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, ममलूक या फिर गुलाम या फिर दास वंश का। पर वास्तविक संस्थापक अगर आता है तो इल्तुतमिश माना जाता है। अच्छा, इसको गुलाम या दास वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से शासक थे वो गुलाम या फिर दास थे। जैसे अगर हम पहले देखें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गौरी का गुलाम था, वहीं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो ये 3 मैंने जो आपको टिक लगाए हैं, यही मुख्य रूप से आपको दास या फिर गुलाम वंश में पढ़ने हैं। और एक पढ़ना है रजिया के बारे में। बस 4 पढ़ने हैं, बाकी नाम याद रखिएगा बस, और ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे नहीं जाएंगे। यही 4 ही लोग के बारे में से पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र राजगद्दी पे बैठता है, आरम शाह। और आरम शाह इतना ज़्यादा कुशल शासक नहीं मालूम पड़ता है, तो ये मात्र 8 माह तक, कुछ माह तक शासन कर पाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश जो कि इसका दास था वो गद्दी पर बैठता है। और इल्तुतमिश का जो पुत्र होता है रुकनुद्दीन, तो रुकनुद्दीन 1210 से 1236 के बाद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठता है, और ये 8 से 9 माह शासन कर पाता है, क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा अच्छा शासक नहीं था ना, इसमें वो विशेषताएं पाई जाती थी। तो उसके बाद इस इल्तुतमिश की पुत्री रजिया गद्दी पर बैठती है। पर रजिया जो है, आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत क्या भारतीय इतिहास में पहले मुस्लिम शासिका मानी जाती है, जो कि एक शासक के रूप में कार्य करती है। 4 वर्ष तक ही शासन करती है। और ये जो 3 शासक हम पढ़ेंगे, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नसरुद्दीन महमूद, ये तीनों शासक केवल नाम के तौर पे याद रखने हैं, बाकी इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये कुछ खास काम कर नहीं पाए जो हम इतिहास में इन्हें याद रखें। उसके बाद हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, जो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद कैकुबाद, और कैकुबाद का पुत्र क्यूमर, जो कि इसका अंतिम शासक था।
सबसे ज़्यादा शासक गुलाम वंश या फिर दास या ममलूक वंश में कहे जाते हैं। ममलूक वंश इसका नाम इसीलिए था क्योंकि इतिहासकार ये कहते हैं कि गुलाम वंश या फिर दास वंश इसको कहना इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें 3 ही गुलाम थे, बाकी सब शासक स्वतंत्र रूप से कार्यरत थे। तो इसी वजह से उन्होंने इसका नाम ममलूक वंश, तो आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश के नाम से भी इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, दास वंश के नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ममलूक वंश के नाम से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देता है, यानी क्यूमर्स कैकुबाद का जो पुत्र था, अंतिम शासक याद रखना है क्यूमर्स था। क्यूमर्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन खिलजी और हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करता है। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक है वो जलालुद्दीन खिलजी है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अपनी पुत्री से विवाह करके अपना दामाद भी बना लिया था। तो ये इसका सेनापति के साथ साथ उसका दामाद भी था, उसका भतीजा भी था। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे क्रूर शासक था इनमें, तो ये अपने चाचा की हत्या कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ खास शासक इसमें आते नहीं हैं जो ठीक से राजकाज चला पाएँ। 1316 से 1320 पे इसका लड़का राजगद्दी पे बैठता है, शासक बनता है शहाबुद्दीन उमर। उसके बाद मुबारक शाह और अंतिम शासक हमें याद रखना है नसीरुद्दीन खिलजी। नसीरुद्दीन खिलजी ये अंतिम शासक है जो कि 1320 तक ही है। ठीक, उसके बाद तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना करी। याद रखेंगे तुगलक वंश कहीं कहीं किताबों में 1320 से 1398 भी माना जाता है, क्योंकि बीच में कई शासक ऐसे आए हैं 1414 के बाद 1414 तक तो तुगलक वंश चलता रहा। उसके बाद तैमूर के आक्रमण के बाद कई शासक ऐसे आए जहां तुगलक वंश दिखा ही नहीं। तो कई किताबों में 1320 से 1314 दे रखा है, कई किताबों में 1320 से 1398 दे रखा है। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला है, जिसकी संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक माने जाते हैं। 5 साल काम करने के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे शिक्षित पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित शासक के रूप में ये माना जाता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, और वहीं सबसे ज़्यादा नाकाम शासक भी यही माना जाता है क्योंकि उसके जितने भी किए गए कार्य थे वो सब नाकाम थे। पागल बादशाह के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक और अंतिम शासक इसका था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके बाद आक्रमण होता है तैमूर का और छोटे छोटे वंश का शासन चलता है 1398 से 1414 तक। और 1414 के बाद आता है सैयद वंश। ये सैयद वंश शुरू कौन करता है वो आप समझेंगे। ये तैमूर का जो आक्रमण होता है, तैमूर तो चला जाता है, तो तैमूर का सेनापति एक होता है खिज्र खां। तैमूर का सेनापति था खिज्र खां, वो सैयद वंश की स्थापना करता है। याद रखेंगे ये जो एरो बना हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? खिज्र खां। खिज्र खां कौन था? तैमूर का सेनापति था। तो खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद अलाउद्दीन। तो ये अलाउद्दीन इसका अंतिम शासक था। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना होती है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, ये जो शुरू के 4 वंश थे ये सब थे तुर्क, ये तुर्क थे। और जो लोदी वंश जो आता है वो था, ये थे अफ़गानी। ठीक है, तो ये अफ़गान थे और ये जो चारों शुरू के थे वो तुर्क थे, याद रखेंगे। तो बहलोल लोदी इस वंश को शुरू करता है, लोदी वंश। अच्छा, और एक और चीज़, इससे एक और प्रश्न बन सकता है कि जो सबसे लंबा शासन अगर दिल्ली सल्तनत में किसी वंश का था तो 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश का रहता है। सबसे लंबा शासन, याद रखेंगे, सबसे लंबा शासन लोदी वंश का था। इसके 3 मुख्य शासक आपको याद रखने हैं, बहलोल लोदी और अंतिम शासक इसका इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी का युद्ध पानीपत का होता है बाबर से। आपने पढ़ा होगा पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होता है। इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ जो युद्ध होता है उसमें बाबर जीत जाता है और मुग़ल काल शुरू हो जाता है। तो 1526 तक लोदी वंश है, उसके बाद मुग़ल काल शुरू हो जाता है। तो आप आशा करते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का पूरा चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं गुलाम वंश की तरफ। गुलाम वंश में गुलाम वंश या फिर दास वंश, देखिए दोस्तों, गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश, मैंने आपको बता दिया इसको दास वंश, गुलाम वंश या फिर ममलूक वंश क्यों कहा जाता है। ये 1206 से 1290 के बीच में चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक माना जाता है। याद रखेंगे इसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुछ छोटे मोटे एग्जाम में तो सिर्फ संस्थापक यानी प्रथम और अंतिम शासक से ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम शासक कौन था, इसका अंतिम शासक कौन था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन आपको एक कहानी के तौर पे याद रखने, क्योंकि इतिहास पॉइंट्स के रूप में याद किया जा सकता है अगर आप कहानी के तौर पे उसे पढ़ें तो ऐबक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का विश्वासी दास था। याद रखेंगे कौन था, विश्वासी दास था। ये तुर्क जनजाति से था और इसे बचपन में दास था, पता है आपको, ये बचपन में काजी ने खरीदा था और इसको गौरी के हाथों बेच दिया था। और उसके बाद इसने दास वंश की स्थापना करी और इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया और उसने सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया। तभी मैं बताया था कि इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श दानी प्रवृत्ति, ये दान देने में बहुत माहिर था, इसी वजह से इतिहासकारों ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी है। दिल्ली में कुब्बल उल इस्लाम जो मस्जिद है वो उसका इसने निर्माण कराया, और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है जो अजमेर में है वो भी एक मस्जिद है, उसका भी इसी ने निर्माण कराया। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार की नींव रखी थी वो भी दिल्ली में इन्हीं ने रखी थी। अच्छा, दिल्ली में जो कुतुब मीनार की नींव, ये भी पूछा जा सकता है कि किसी को पूरा किसने कराया और इसकी नींव किसने रखी थी। तो इसकी नींव आपको बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और ये किन की यादगार में, किन के नाम पे बनाई गई थी, तो कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बनाई गई थी। मैं फिर से बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, याद रखेंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इन्होंने क्या बनाया था, कुतुब मीनार। 1210 में चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। चौगान है क्या वो समझ लीजिए कि आधुनिक पोलो जैसा एक गेम है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो घोड़े पर बैठकर ये खेल रहे थे, तो ये घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें आगरा में दफनाया गया। तो इनका मकबरा कहाँ मिलेगा आपको, आगरा में। उसके बाद आते हैं आरम शाह। तो आरम शाह 1210 में गद्दी पर बैठे थे, परंतु ये ऐबक के पुत्र तो थे ही, लेकिन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसको ये अच्छा नहीं लगा जो इनका बेटा गद्दी पर बैठा, और ये इनकी हत्या कर देता है। यानी इल्तुतमिश आरम शाह की हत्या कर देता है और 1 वर्ष से कम में इसका शासन समाप्त हो जाता है। और गद्दी पर कौन बैठता है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। याद रखेंगे इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये 1210 से और 1236 तक शासन करता है। इसके कई प्रश्न बन जाते हैं। तो इल्तुतमिश था कौन, मैंने आपको बता दिया, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम व दामाद था, दामाद और गुलाम था। इसने खलीफा पद की स्वीकृति ली थी, खलीफा से पद सुल्तान की स्वीकृति ली थी। और स्वीकृति मैंने आपको बता दिया, इसी वजह से ये प्रथम सुल्तान माना जाता है और वास्तविक संस्थापक के रूप में यही माना जाता है, वास्तविक संस्थापक।
22वें संस्थापक अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो कौन था? इल्तुतमिश। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली। इसने एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा आप समझ लीजिए, एकता प्रथा थी क्या? एकता प्रथा ये थी, भू राजस्व संबंधी कुछ जमींदार होते थे, उसमें कुछ भूमि ये लोग देते थे और उनसे टैक्स वसूला जाता था। तो कुछ भूमि देते और भूमि से खेती कराते, उस पर कुछ टैक्स वसूला जाता था, उसको एकता प्रथा कहा गया। और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। यानी कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार को शुरुआत किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। इन्होंने तुर्कान चहलगानी है, यहाँ से रा की जगह ना कर लीजिए, गलत टाइप हो गया है। तुर्कान चहलगानी इन्होंने बनाया। ये था क्या? ये समझ लीजिए 40 सरदारों का दल था जो सैन्य रूप से मजबूत था। 40 सरदारों का एक दल इन्होंने बनाया, एक गुलाम तौर पे, जो सैन्य रूप से मजबूत था। और उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि बाकी की जो जनता थी वो उनसे खिलाफ थी। तो ये अपनी सैन्य रूप से अपनी सेना को मजबूत करना चाहता था, इसलिए 40 सरदारों का दल उन्होंने बनाया था। उसके बाद इन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के थे कौन, समझ लीजिए, चांदी के और तांबा के। चांदी के जो सिक्के थे उसको टका कहा जाता था, टका, और तांबा के जो थे उसको जीतल बोला जाता था। उसके बाद इसकी पुत्री रजिया गद्दी पर बैठी। तो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है, ये इतिहास में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो कि गद्दी पर बैठी थी। रजिया ने शासन शुरू किया। रजिया पोशाक पुरुषों की तरह धारण करती थी, अपने दरबार में आती थी और अपने दरबारियों से, उसके दरबारी जो थे 2 गुटों में बन गए। एक गुट जो था उसको पसंद करता था, एक गुट जो था नापसंद करता था। दूसरा गुट जो नापसंद करता था, कारण यही था जेंडर रूढ़िबद्धता। ये कहते थे कि ये महिला होकर इसके सामने हमें झुकना पड़ता है। तो हुआ क्या था कि ये पुरुषों की जो पोशाक थी वो धारण करके दरबार में आती थी। कुछ इसको दरबारी नापसंद करते थे और इसके दरबारी जो थे 2 गुटों में बट गए। इसके संबंध इसके एक अस्तबल मंत्री था याकूत खां, उससे थे। ये भी इसके दरबारियों को पसंद नहीं है ये बात, और इसके दरबारियों ने अल्तुनिया की मदद से इसकी हत्या करवा दी। अल्तुनिया की मदद से याकूत खां की हत्या करवा दी। अब अल्तुनिया की मदद से याकूत की हत्या करवा दी और रजिया को बंदी बनवा लिया। अब जब रजिया बंदी बन जाती है तो इसका भाई जो है वो बैराम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। पर होता क्या है कि रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेती है, और रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेती है और पुनः शासिका बनने की कोशिश करती है। पर बैराम शाह अपनी बहन रजिया और अपने जीजा अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा देता है 1240 में। और 1240 से 1242 तक इसका शासन रहता है। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद जो नसरुद्दीन महमूद शाह, ये इतना ज़्यादा कुशल शासक नहीं था। जो बलवन इल्तुतमिश का दास यानी विश्वासी गुलाम था, ये अपनी लड़की की शादी कर देता है नसरुद्दीन महमूद शाह से कर देता है। और कुछ दिनों बाद ये अपने ही दामाद की हत्या कर देता है। बलवन जिसका दामाद नसरुद्दीन शाह, क्योंकि अब नसरुद्दीन शाह से ये शादी कर देगा अपनी लड़की की, तो इसका प्रभुत्व बढ़ेगा राज्य में, क्योंकि इसका राजा दामाद हो जाएगा। तो ये नसरुद्दीन शाह की हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। और तभी से 1266 में ये गद्दी पर बैठता है। ये बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। कभी कभी कोई प्रश्न पूरे नाम से ही संबंधित पूछा जाता है। 1249 में ये अपनी पुत्री की शादी
सुल्तान नसरुद्दीन से करा देता है और उसका राजा दामाद बन जाता है, प्रभुत्व बढ़ता है। मैंने आपको बता दिया। इसी खुशी में जो नसरुद्दीन है वो अपने ससुर यानी बलबन को उल्लू खां की उपाधि देता है, उल्लू खां की उपाधि देता है। और फिर बलबन ने अपने दामाद की हत्या कर दी और राजा बन गया, और इसने रक्त और लौह नीति अपनाई। अब समझेंगे कि रक्त नीति क्या थी और लौह नीति क्या थी। रक्त और लौह नीति का मतलब होता है तलवार के दम पर शासन स्थापित करना, यानी इसने तलवार के दम पर बहुत नरसंहार किया, उसके बाद शासन गद्दी पर बैठा। इसने देवत्व का सिद्धांत चलाया। देवत्व का सिद्धांत समझ लीजिए। देवत्व का सिद्धांत क्या होता है, ये खुद को कहता था कि वो देवत्व का सिद्धांत और जिल्ले अल्लाह, ये खुद को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता था। ये कहता था कि मुझे परवरदिगार ने भेजा है कि मैं शासन करूं, मैं सुल्तान बनूं, आप लोगों का राजा बनूं, शासक बनूं। उसने निरंकुशता का सिद्धांत भी चलाया, याद रखेंगे, इसने निरंकुशता का सिद्धांत भी चलाया था। और निरंकुशता का सिद्धांत क्या होता है, जनता की भावनाओं के आधार पर नहीं, आप साम्राज्य का जो आधार होता है वो राजा को जो अच्छा लगना चाहिए बस वही करे। इसने हत्याएं की, यही था निरंकुशता का सिद्धांत। तुर्काने चहलगामी को समाप्त किया। तुर्काने चहलगामी किसका दल था, इल्तुतमिश का, उसको इसने समाप्त कर दिया क्योंकि वो इसके खिलाफ हो सकता था। उसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। जैसे अभी कोई भू से संबंधित, जमीन से संबंधित कोई हो जाता है तो भू राजस्व विभाग बन जाता है, ऐसे ही इसने एक अलग विभाग की स्थापना करी, वो कहलाया दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य विभाग, जिसमें एक मजबूत सेना, पर्टिकुलर मजबूत सेना को बनाया। उसके बाद खुद को उसने बताया कि वह कुलीन व्यक्ति है, यानी उच्च कुल में पैदा होकर आया है और इसे ऊपर वाले ने भेजा है, ये उच्च कुल का बताया। इसीलिए उसने सिजदा या फिर सजदा और पावोश प्रथा चलाई। सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना, ठीक है, और पावोश प्रथा का मतलब होता है सम्राट के पास आओ और उसके पैरों को चूमो, यानी सम्राट के पास आकर पैरों को चूमना। तो दो प्रथाएं चलाई इसने। और इसने फारसी त्योहार नैरोज यहाँ प्रारंभ किया और बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। अच्छा, मंगोलों का जो प्रथम बार आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश के समय पे हुआ था, इल्तुतमिश के समय पे हुआ। उसके बाद इसने दोबारा से जो आक्रमण हुआ है वो बलबन के समय पे हुआ है और बलबन ने आक्रमण से दिल्ली को बचाया है। दो आपने सुने होंगे, दो कवि, बहुत बड़े कवि, अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों ही इनके दरबारी कवि थे, किसके, बलबन के। उसके बाद कैकुबात गद्दी पर बैठता है जो 3 वर्ष के लिए, और कैकुबात का पुत्र जो कि अंतिम शासक कहलाता है कुछ माह ही गद्दी पर बैठ पाता है और जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देता है और खिलजी वंश का संस्थापक हो जाता है। अगली जो वीडियो है उस वीडियो में हम खिलजी वंश और तुगलक वंश कोशिश करेंगे कि पूरा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो सकता था इसी वजह से मैंने अगला वंश इसमें नहीं डाला, तो सारे वंश कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें। और इसके बाद हम फिर 1857 की क्रांति पर चलेंगे जो कि सुपर टैट, सी टैट और अन्य कई एग्ज़ाम में ज़रूरी है, पूछा जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि है खिलजी वंश से। जय हिंद।